नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इसलिए कि जो थंबनेल आप वीडियो में देख कर के आए हैं कि आप एक दिन में कब्ज़ा हटवा सकते हैं। असल में ऐसा होने वाला नहीं है। आप चाहे तो अभी से वीडियो से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अवैध कब्ज़ा हटवाने के लिए केवल कुछ बेसिक जानकारियाँ होती हैं और इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर डेली अपलोड की जा रही है कि आप एक दिन में कब्ज़ा हटवा सकते हैं। मार्च से लागू हुआ नया कानून, अप्रैल से लागू हुआ नया कानून, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। तो इस तरीके से केवल आपका समय ख़राब करने की बात है। और ये वीडियो अवैध कब्जे से जो संबंधित है, ये इस चैनल पर केवल अंतिम वीडियो है। इसके बाद अवैध कब्जे से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पर पोस्ट नहीं की जाएगी जब तक कि कोई गंभीर विषय ना हो। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवैध कब्जे से संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ है वो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और आपको अंतिम रूप से बताया जाएगा कि यदि आपकी संपत्ति पर कब्जा है तो आप क्या कर सकते हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि केवल वीडियो देखने से संपत्ति पर जो कब्जा है वो नहीं हटेगा। इसके लिए आपको पूरी एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन यदि आप समय ख़राब करेंगे केवल इन वीडियो को देखने के चक्कर में, जो वीडियो यूट्यूब पर हज़ारों डेली अपलोड की जा रही है जिनमें आपको ये बताया जाता है कि एक दिन में कब्ज़ा हटवाए, एक महीने में कब्ज़ा हटवाए, या सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, मोदी की तरफ से जनता को खुशखबरी, अवैध कब्ज़ा बहुत ही जल्द हटेगा। तो जो इस तरीके की जानकारियाँ हैं वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए है, केवल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपका केवल समय ख़राब किया जा रहा है। तो इस तरीके की वीडियो मैं खुद भी उचित नहीं समझता कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्योंकि व्यूज़ बटोरने की आदत नहीं है। यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो केवल वही आप तक पहुंचाई जाएगी। इस अवैध कब्जे से संबंधित ये अंतिम वीडियो होने वाली है, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको अन्य किसी वीडियो की आवश्यकता ना हो। नमस्कार, मैं स्मिथ हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, जनरल गाइडेंस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में बताई जाती है। इसी के साथ यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपका कोई केस चल रहा है, उससे संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आप केस करने वाले हैं, आपको प्रार्थना पत्र लिखवाना है, शिकायत लिखवानी है, तो आप उन सब के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने मामले में प्रभावी रणनीति अपना सकते हैं। तो बात करें कि बेसिक जानकारी की, यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा है तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें 3 मजबूत आधार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है या किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, आप संपत्ति मालिक है या अवैध कब्जाधारी है, तो इन सभी के लिए जो 3 बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले होता है मालिकाना हक। मालिकाना हक उस चीज़ को कहते हैं कि आपका संपत्ति पर यह हक है कि आप उसे बरत सकते हैं, आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है उसे कहा जाता है मालिकाना हक, और उस व्यक्ति को उस संपत्ति का स्वामी कहा जाता है। तो यदि आप किसी संपत्ति से कब्जा हटवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये साबित करें कि संपत्ति आपकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ संपत्ति पर कब्जा किसका था। यदि आप प्रशासन से मदद लेते हैं, आप न्यायालय में कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई केस डालते हैं, तो उससे संबंधित आपको ये बताना होगा कि कब्जा आपका था या नहीं। आपको ये बताना होगा कि संपत्ति पूर्व में किसके अधिकार में थी, किसने अपने कब्जे में उसे रखा था, कौन संपत्ति पर काबिज था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पर प्रशासन या न्यायालय कार्रवाई करता है। तीसरी बात, क्या घटना हुई है जो आपको न्यायालय में या प्रशासन के समक्ष आना पड़ा। ये जो 3 बातें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होती है और यही आपको जाननी चाहिए कि आप मालिकाना हक किस तरीके से साबित कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, यदि आप संपत्ति मालिक हैं और यदि आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी वैध प्रमाण के आपकी संपत्ति को हड़प लिया है, उसने बिना किसी वैध प्रमाण के आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से सालों के झंझट से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको शिकायत करने से पहले दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा। सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे जिनके आधार पर, जिनके बिना पर, जिनके ग्राउंड्स पर आप ये कह सकें कि संपत्ति आपकी है, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि संपत्ति पर मालिकाना हक आपका है। जब आप ये कहेंगे कि संपत्ति मेरी है तो उसके संबंध में आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। दस्तावेजों के रूप में आप बैनामा दे सकते हैं यदि वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। यदि वो आपकी पैतृक संपत्ति है तो आप खतौनी दिखा सकते हैं जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि संपत्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उस संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। इसी के साथ आपको कब्जे के प्रमाण देने होते हैं। आप टैक्स की रसीदें दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि संपत्ति आपके कब्जे में थी और आप उसके वैध प्रमाण हैं और आप उसके वैध मालिक हैं।
तो आप ये बताएंगे अपने दस्तावेज़ों को प्रदर्शित करके, अपने दस्तावेज़ों को दिखा करके। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिकायत करने से पहले अपने दस्तावेज़ों को इकट्ठा कर ले। दूसरी बात अब आती है शिकायत करने की। कई सारे व्यक्ति तो शिकायत करने में ही कई महीने, कई साल लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि व्यक्ति कब्जा खाली कर देगा और वो शिकायत नहीं करते। कई सारे तो ये सोच कर के शिकायत नहीं करते कि प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इस तरीके से वो अपनी संपत्ति को खो देते हैं। यदि आप शिकायत करने में देरी कर रहे हैं, आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आपका नुकसान हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपकी संपत्ति पर कब्जा हो तो आपको प्रशासन को सूचना देनी होगी। आपको ये बताना होगा कि किस व्यक्ति ने बिना किसी वैध प्रमाण के आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, क्योंकि वो व्यक्ति जो कब्जा करता है वो केवल कब्जा नहीं करता, वो एक दंडनीय अपराध करता है। भारतीय संविधान के तहत जो कानून है, जो दंडनीय कानून है, उसके तहत कब्जा एक दंडनीय अपराध है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति को सज़ा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से आपकी संपत्ति को हड़प लेता है और उस पर बिना किसी वैध प्रमाण के कब्जा करता है, तो आप उस व्यक्ति की शिकायत करिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और वो जो प्रार्थना पत्र है वो बहुत ही प्रभावी हो। वो इस तरीके से लिखा जाए कि अधिकारी आपकी प्रार्थना पत्र पर, आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। और किसी ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना पत्र ना लिखवाए जिसे जानकारी ना हो, बल्कि आप इस तरीके से उसे ड्राफ्ट कराए जिससे उसमें आपके अधिकारों का भी पता चले, आपका हक संपत्ति में किस प्रकार से है ये भी पता चले, उसमें ये भी पता चले कि संपत्ति किस मौजे में स्थित है, उसमें ये भी पता चले कि खसरा नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, कौन सा मोहल्ला है, आसपास किन व्यक्तियों के मकान है या किन के खेत है या किन के प्लॉट है। ये सब जानकारियाँ उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिखनी चाहिए। ये सारी जानकारियाँ उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रदर्शित होनी चाहिए, ताकि अधिकारी समझ सके कि वास्तव में मामला क्या है। इसी के साथ आप बाद में उसमें लिखते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, उसकी जानकारी, उसका नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ का वो निवासी है, यदि उसका मोबाइल नंबर हो तो वो भी लिखिए। तो दूसरी बात में आपको ये ध्यान रखना है कि कब्जाधारी की जो डिटेल्स है वो बहुत बेहतर तरीके से दे। आप बाद में लिखिए कि उसके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियाँ की गई है, किस प्रकार से उसने आपकी संपत्ति को हड़पा है, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रार्थना पत्र में दिखनी चाहिए। प्रार्थना पत्र लिखे जाते वक्त, प्रार्थना पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें इन बातों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब वो ड्राफ्ट हो जाए तो उसको आपको संबंधित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के पास देना होता है। आप उसे डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और ये एक प्रभावी तरीका है, ताकि आपके पास एक रसीद हो कि आपने प्रशासन को पहले सूचित किया था। जब आप शिकायत करते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप यदि न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़ती है या बाद में कभी न्यायालय में जाना पड़ता है, तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने इतने साल पहले, इतने महीने पहले इस व्यक्ति को यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी थी। तो जो प्रार्थना पत्र है उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा होता है। ये प्रार्थना पत्र को दाखिल करने का तरीका है। यदि आप उसे लिखवाना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, एक प्रभावी ड्राफ्टिंग आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और पूछिए कि आपको किस तरीके की जानकारी लेनी है, और आप ये बताएं कि आपका मामला क्या है। एक प्रभावी प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा आपके मामले में तैयार किया जाएगा, यदि आप इच्छुक हैं तो अब हम जानते हैं कि यदि शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि शिकायत के आधार पर आपके मामले में कुछ नहीं किया जाता, तो आपको क्या करना है। तो आप धारा 164 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी सहारा ले सकते हैं। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया हो और वहाँ पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना हो, ऐसा लगता हो कि मौके पर शांति भंग हो सकती है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया जाता है और उस व्यक्ति को आपकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। इतना सिविल कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, इतना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, SDM साहब का निर्णय प्रभावी होता है। तो आप धारा 164 का सहारा ले सकते हैं। यदि उस व्यक्ति ने बिना किसी वैध प्रमाण के कब्जा किया हो और वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना हो, आप उसमें ये बताएंगे कि संपत्ति पर पूर्व में आपका कब्जा था। इस तरीके से आप धारा 164 का लाभ ले सकते हैं। तो अब तक आपने जाना कि प्रार्थना पत्र देने का प्रोसेस क्या होगा और किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। यदि प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आपको न्यायालय में जाना होगा। और न्यायालय में जाने के लिए वही पुरानी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अन्य वीडियो में भी आपने सुना होगा कि आपको सेक्शन 6 का मुकदमा करना होगा। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप एक केस दायर करेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपको आपकी संपत्ति से बिना किसी उचित कारण के बाहर निकाला गया है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आपकी संपत्ति से आपको भगा दिया गया है, आपके साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है,
और दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी वैध प्रमाण नहीं है। आपको ये बताना होगा कि संपत्ति पर पहले आपका कब्जा था, और यदि आपका कब्जा आपका था और 6 महीने बाद आप वो केस दायर कर रहे हैं, तो आपका केस वो एडमिट नहीं होगा, और आपका केस एडमिशेबल नहीं होता है। आपको 6 महीने से पहले वो केस दायर करना होगा। यदि आपको आज संपत्ति से बाहर निकाला गया है तो उसके 6 महीने बाद तक आप केस डाल सकते हैं। इस तरीके से आप न्यायालय की मदद से उस व्यक्ति से अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस ले सकेंगे। यदि आपका कब्जा कभी नहीं रहा है, या आपने संपत्ति को खरीदा था, या आपके पूर्वजों से आपके नाम आई है और आपको नहीं पता कि आपका कब्जा उस पर था या नहीं, तो फिर आपको सिविल कोर्ट से उसकी ओनरशिप प्रूफ करानी होती है, और ये देखा जाता है कि वास्तव में संपत्ति का स्वामी कौन है। और फिर आप सूट फॉर पोजीशन फाइल करेंगे, और फिर आपको न्यायालय के द्वारा कब्जा दिला दिया जाएगा। ये कब्जा हटाने की एक पूरी प्रभावी रणनीति होती है, और ये संपूर्ण प्रोसेस आपने जान लिया कि किस तरीके से अवैध कब्जे को हटाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। इसी के साथ यदि आप किसी मुद्दे पर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई जनरल गाइडेंस लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, उसका भी आपको बहुत ही जल्द उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।